शंकर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से किसी देश के जनमानस का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उनका मानना था कि शिक्षा से साहित्य का निर्माण होता है, साथ ही साथ मस्तिष्क का विकास होता है और हमारी बौद्धिक क्षमता कुशलता भी बढ़ती है। इसलिए उनका कहना था कि यदि मासेस की गरीबी को रोकना है, समाप्त करना है, तो केवल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और संभवतः इसीलिए स्वतंत्रता के पश्चात सभी सरकारों ने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। 1986 में न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE आई थी और वही पॉलिसी अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को चला रही थी। लेकिन इस वर्ष अभी हाल ही में सरकार ने एक नई शिक्षा नीति घोषित की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP की घोषणा की है। और उनका मानना है, सरकार का मानना है कि ये एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी, उसमें परिवर्तन ला देगी। अब इस पॉलिसी को हम लोग इवेल्युएट करें, इसके पहले जो पुरानी पॉलिसी NPE थी उसके कुछ मूल बिंदुओं पर को ख्याल करने की आवश्यकता है। NPE 1986 जो थी वो बात करती थी कि सबको शिक्षा दिया जाए और सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। ये शिक्षा 10+2 सिस्टम पर आधारित थी और बच्चा 6 वर्ष की उम्र में ही क्लास 1 में पढ़ने आता था और सामान्यतः 12th क्लास पास करने में 18 वर्ष की उम्र में 12th क्लास पास कर लिया करता था। उसमें जो एक जो स्ट्रीम पढ़ने की जो स्ट्रीम बन जाती थी वही आगे भी कंटिन्यू, सामान्यतः वो भी वही आगे कंटिन्यू रहती थी। एजुकेशन का जो मीडियम था वो सामान्यतः सभी लोग इंग्लिश मीडियम को प्रीफर करने लग गए थे और GDP पर जो GDP का केवल 3% के अराउंड ही केवल शिक्षा पर व्यय होता था। तो ये एक संक्षेप में इसका विवरण है। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति आई है वो क्या आमूलचूल परिवर्तन करेगी, जैसा कि अनेक नेतागण कह रहे हैं। और ये देखने की जरूरत है कि क्या ये पाथ ब्रेकिंग रिकमेंडेशंस हैं कि नहीं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका नाम है, वो इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन प्रदान करने की बात कह रही है। वो कह रही है कि हम अपनी भारत की जो आवश्यकता है उसके आधार पर हम शिक्षा नीति, हम शिक्षा व्यवस्था लाएंगे और उसमें एथिकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया कि समानता भी होनी चाहिए और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी का निर्माण कर सके। इसलिए हाई क्वालिटी एजुकेशन की स्थापना करने की बात कही जा रही है। अब ये एजुकेशन जो पॉलिसी है वो कह रही है कि डेवलपमेंटली ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए सिलेबस का, जो कि डेवलपमेंट को विकास को बढ़ावा दे सके और साथ ही साथ ब्रेन के डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे और लर्निंग आउटकम भी बेहतर हो। और इसके लिए 10+2 जो सिस्टम अभी तक चला रहा था उसको समाप्त करके 5+3+3+4 डिजाइन रखा गया है। 5 का अर्थ होता है कि क्लास 2 तक की शिक्षा और 3 वर्ष तक प्री स्कूलिंग की शिक्षा की बात कही गई है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कह रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि प्री स्कूलिंग 3 वर्ष का होगा क्योंकि ये क्रिटिकल ईयर होता है जो 3 साल के बाद से 3 साल और 6 साल के बीच में का जो साल होता है बच्चों के का बड़ा क्रिटिकल समयावधि होती है और उसमें उनके ग्रास्प करने की क्षमता अच्छी होती है। इसलिए प्री स्कूलिंग जरूरी है। क्लास 3 to 6 की, फिर 3 to 5 के एज 3 to 5 में लैंग्वेज और न्यूमरेसी की बात कही गई है। फंडामेंटल लिटरेसी दिया जाए और गणित की कुछ चीज़ों को उनको सिखाने की ज़रूरत है। और जो मिडिल जो स्कूलिंग होगी उसमें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बच्चों को, जिससे कि बहुत बोझ न हो। साथ ही कहा गया कि क्लास 6 से लेकर के वो क्लास 6 से जो शिक्षा आएगी वो वोकेशनल इंटीग्रेशन उसमें होगा। और इसका अर्थ हुआ कि जो शिक्षा दी जाएगी उसके साथ साथ
कुछ इंटर्नशिप बच्चे को करना होगा लोकल क्राफ्ट्स में, ट्रेड में 10 डेज का उसको इंटर्नशिप करनी होगी। और क्लास 9 टू 12 के बीच में जो शिक्षा होगी उसमें सभी विषयों को समान इम्फेसिस होगा, जिसमें कि सोशल साइंस, आर्ट्स, साइंस, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स सभी को महत्व दिया जाएगा। और साथ ही साथ वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम को भी बढ़ाने की बात कही गई है। इंटीग्रेशन किया जाएगा, जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ साथ वोकेशनल जो ट्रेनिंग है उसको भी देने की बात कही गई है। इस तरह से कहा गया कि 2030 तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बनाया जाएगा, सभी को शिक्षा दी जाएगी। तो समान और शिक्षा, इसमें इस एजुकेशन पॉलिसी में भी समान शिक्षा का अवसर मिलने की बात है, सभी को शिक्षा, सभी बच्चे को शिक्षा देने की बात है। साथ ही साथ ये कहा गया कि टीचर्स का भी चुनाव बहुत पारदर्शी रखने की व्यवस्था होगी, उनका प्रमोशन भी मेरिट बेस्ड होगा और मल्टी सोर्सेस के माध्यम से उनका अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाएगा। और साथ ही साथ रेगुलेशन की भी एक सेपरेट बॉडी होगी। तो ये सब चीज़ें नई शिक्षा नीति की रही हैं। और इसमें कहा गया कि हम लोग जीडीपी का 6% तक खर्च बढ़ाने की बात करेंगे, या शिक्षा पर 6% जीडीपी का खर्च करेंगे। तो ये सब सुनने में बहुत अच्छे लगता है, लेकिन ये भी देखना है कि इसका हम लोग असेसमेंट पूरी तरह से करें। उसके पहले कुछ शिक्षा की जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं और उसमें क्या स्थिति है उसको भी जान लेना चाहिए। तो वो ये बता रहा है कि जो अपने यहाँ का अभी का जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं और कुछ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं। और देश में लगभग 12 लाख, ये 2017 का आंकड़ा है, 11.9 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 84,422 गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं और 3.5 लाख प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं। और देश में इन स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में 13.1 करोड़ और प्राइवेट एडेड जो स्कूल है 2.8 करोड़ और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में 8.7 करोड़ बच्चे पढ़ते रहे हैं। और इसका अर्थ हुआ कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें 52.5% बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते रहे हैं। लेकिन ये भी एक तथ्य सामने उभर के आया है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तेजी से घट रही है। और सन 1978 में 74.1% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन 2017 में आते आते 52.2% रह गए। और लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं, जिसको प्राय हम लोग पब्लिक स्कूल्स का नाम देते हैं, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1978 में उनका प्रतिशत 1978 में 3.4% मात्र था, वो 2017 में बढ़ करके 34.8 हो गया। इसका अर्थ हुआ कि प्राइवेट जो अनएडेड स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ये अर्बन सेक्टर के साथ साथ ही रूरल इंडिया में भी लोग प्राइवेट एजुकेशन की तरफ उन्मुख हुए हैं और उसको बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ गरीब वर्ग के लोग भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन दिलावें। लेकिन कारण क्या है कि जो बढ़ा है प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में पढ़ाई का महत्व जो बढ़ा है, या लोग उसको प्रेफर करने लग गए हैं, उसका कारण क्या है? तो एक कारण तो दिखाई पड़ता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स की संख्या कम है और टीचर्स अवकाश ज़्यादा लेते हैं। और वहाँ पर जो बच्चे और टीचर्स का जो रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा है, अर्थात कम टीचर्स हैं और ज़्यादा बच्चे हैं। और जो लर्निंग आउटकम है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो लर्निंग आउटकम की बात है, इसको सभी पेरेंट्स मानते हैं कि लर्निंग आउटकम यदि अच्छा रहता है तो उसको देख करके ही वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं। और उनका मानना है कि 73% जो पेरेंट्स थे उनका मानना है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ उनका मानना है कि इंग्लिश 12% जो गार्जियंस है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि लर्निंग आउटकम या लर्निंग इन्वायरमेंट को देख करके बच्चों को का एडमिशन पेरेंट्स ज़्यादा कराते हैं। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि प्राइवेट जो अनएडेड स्कूल हैं उनमें भी लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसी अनेक स्टडीज ये बात बताती हैं। अब ये दिक्कतें क्या हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की संख्या कम है और इसलिए लोग उसमें एडमिशन नहीं करा पाते हैं। और यद्यपि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षकों को पर्याप्त वेतन, पूरा वेतन मिलता है, लेकिन प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में जिसमें कि लोग इनरोलमेंट कराना चाहते हैं बच्चों का, उसमें शिक्षकों की संख्या तो पर्याप्त है लेकिन उनको पर्याप्त या पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम की एक गंभीर समस्या है। रिपोर्टें बताती हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में दो क्लास जो है एक जो टीचर है दो क्लास के बीच में, और जबकि 40% गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा देखा गया है। और जबकि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में ये देखा गया कि 81% प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में पाया गया है कि पर ग्रेड एक टीचर है। इसका अर्थ है कि टीचर्स की संख्या पर्याप्त है प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में संख्या पर्याप्त नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ पूरी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में जो शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़े या पब्लिक स्कूल में पढ़े या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बच्चे को पढ़ाई का सिस्टम इस तरह का हो गया है कि बिना कोचिंग कराए कोई भी कंपटीशन पार में सफल होना उसके लिए संभव नहीं होता है। तो अब ये देखना है कि जी जो ये समस्या हमारे सामने विकराल समस्या हम सबके सामने है। एक और बात है कि जो हम लोग कहते हैं कि लर्निंग आउटकम है, तो सामान्यतया जो गार्जियंस हैं वो मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स अच्छे होते हैं, क्योंकि मीडियम इंग्लिश होगी तो आगे चल के जॉब मार्केट में उससे लाभ मिलेगा। तो और इसीलिए 42.5% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। तो मित्रों, ये जो विवेचन है वो बता रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का जो प्रभुत्व बढ़ा है शिक्षा क्षेत्र में, और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तेजी से भी बढ़ा है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सरकार हमसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से पैसा लेती है और एजुकेशन पर खर्च करना उसका उत्तरदायित्व है। साथ ही साथ सरकार ने टैक्स ऑन टैक्स एजुकेशन सेस लगा रखा है, 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगा रखा है, और उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा धन सरकार टैक्स के रूप में हम लोग से वसूलती है। और तो इसका अर्थ हुआ कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो ज़्यादा लोगों को शिक्षित करे, लेकिन सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाती है। और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल की तरफ हम लोग अब खींचे चले जा रहे हैं या ढकेले जा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार हमसे टैक्स तो लेती है लेकिन शिक्षा पर व्यय कम कर पाती है, और दूसरी तरफ हमको खर्चा दुगना करना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स में भी अपना एनरोलमेंट कराना होता है। एक तरफ से हम टैक्स भी देते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं। और उसके बावजूद भी तीसरी बात ये भी दिखाई पड़ती है कि फिर हमको कोचिंग सेंटर का भी सहारा लेना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो अब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो बात कर रही, उसकी समरी हम लोग कर लें कि ये बात कर रही है यूनिवर्सल एजुकेशन की, सबको शिक्षा दिया जाए। ये बात कर रही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर होना चाहिए एजुकेशन में, बच्चों और आंगनवाड़ी के माध्यम से उनका केयर कराया जाएगा। साथ ही साथ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर जोर देती है ये शिक्षा बात करती है कि बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, और इसलिए सिलेबस को उसमें मॉडिफाई किया जाएगा। उसमें जो सिलेबस है उसमें कुरिकुलम कंटेंट को में जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसको
कम करने की आवश्यकता है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग को, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ पावे और साथ ही ट्रेनिंग भी बच्चों का हो पावे। तो ये सब ये परिवर्तन आए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया कि मदर टंग्स में पढ़ाई होगी, लेकिन क्लास 6 के बियॉन्ड वो इंग्लिश स्कूल में भी बच्चा पढ़ सकता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात कर रही है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात को बढ़ावा देने की बात कर रही है, ये शिक्षा नीति एनालिटिकल पावर को बढ़ाने की बात कर रही है, और ये शिक्षा नीति ओवरऑल जो जिसको कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट की, बच्चे के डेवलपमेंट की बात करती है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी बेहतर लगती हैं। लेकिन अब हम लोग को असेस करना चाहिए, दोनों ही शिक्षा नीतियों को देखने के बाद अब असेसमेंट करने की आवश्यकता है कि क्या जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो पॉलिसी आई है, उससे जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव होगा, क्या जो समस्याएं एजुकेशन सिस्टम में अभी भी हम लोग के समक्ष हैं वो उसका समाधान होगा, क्या कोई नई ओपनिंग इससे निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब स्टेप बाय स्टेप इसको देखने की जरूरत है। मित्रों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, वो इंडिया सेंट्रल एजुकेशन की बात करती है। वो बात करती है कि एथिकल वैल्यूज़ के माध्यम से हम लोग शिक्षा को प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन प्रश्न तो ये है कि जो पिछली जो शिक्षा नीति थी, वो क्या एथिकल वैल्यूज़ को ख्याल नहीं कर रही थी? क्या जो सत्य अहिंसा की जो बातें पढ़ाई लिखाई जाती थी, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, वो क्या एथिकल वैल्यूज़ की बात नहीं करती है? क्या हम लोग ने स्टोरीज ऑफ ग्रेट्स जो हैं अपने देश के, महात्मा गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या स्टोरीज नहीं पढ़ी हैं क्या? तो क्या ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है क्या? तो लगता है कि कहीं विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। एथिकल वैल्यूज़ पहले भी थे और सबको शिक्षा देने की बात पहले भी थी। अब हम लोग देखें कि जो इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी की बनाने की बात है, वो भी पिछली जो शिक्षा नीति थी वहाँ भी यही दिखाई पड़ता है कि इक्विटेबल होना चाहिए और जो नॉलेज सोसाइटी बनने की बात थी, इसलिए वहाँ भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। तीसरी बात, यद्यपि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये ज़्यादा परिवर्तन है जिसका परिवर्तन दिखाई पड़ना चाहिए, वो है वोकेशनल एजुकेशन देने की या ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है कि हम लोग जो करिकुलम में या सिलेबस में हम थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है उसको थोड़ा घटाएंगे और वोकेशनल एजुकेशन देने की बात कही गई है। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि आज के दिन भी जो CBSE है वो कुछ 40 वोकेशनल प्रोग्राम्स उसने चला रखा है। तो अब अभी ही ऑलरेडी 40 वोकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो सरकार अब आगे क्या करना चाहती है, ये एक प्रश्न चिन्ह होगा। यद्यपि कि ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और यदि सरकार इस पर यदि आगे बढ़ती है, बेटर ढंग से आगे बढ़ती है तो अच्छा होगा। मित्रों, एक सच ये भी है जिसको कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने उजागर किया था 2018 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के HRD मिनिस्ट्री के कहने पर ये सर्वे हुआ था और उसमें ये पता चला था कि 20% जो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं उनका 20% टाइम ही केवल शिक्षा पर जाता है और जो रिमेनिंग 80% है वो नॉन टीचिंग वर्क में चला जाता है। उनको एक्शन ड्यूटी करनी पड़ती है, उनको अनेक सर्वे वर्क करना पड़ता है। जैसे पॉपुलेशन सेंसस की जब आवश्यकता होती है तो वो पॉपुलेशन सेंसस में लगाए जाते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम में लगाए जाते हैं, मिड डे मील का रिकॉर्ड रखना होता है तो वहाँ लगाए जाते हैं। और अभी हाल में आपने देखा कि 30 नवंबर को देव दीपावली में भी उनके बारे में अखबारों में निकला था कि उनकी सेवाएं ली गई। तो ये प्रश्न तो ये है कि आप नीतियाँ बेहतर बनाते हैं लेकिन उसका जब क्रियान्वयन होता है तो वही गड़बड़ियाँ होती हैं। ये जो एजुकेशन जो पॉलिसी है, क्या इस चीज़ को रोक पाएगी क्या? क्योंकि पॉलिसी तो आपने बढ़ा दिया कि अध्यापकों पर कड़ाई होगी, अध्यापकों से पढ़वाया जाएगा, लेकिन इनफैक्ट जो शासन है और प्रशासन, मैं दोनों शब्दों को ले रहा हूँ के द्वारा ही शिक्षकों को ऐसे कार्यों में लगाया जा रहा है जहाँ पर कि उनकी उपयोगिता नहीं है या जहाँ पर उनकी उपयोगिता नहीं करनी चाहिए थी और इसीलिए शिक्षा जो देने का प्राइमरी काम है वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या नई शिक्षा नीति इस चीज़ को दूर कर पाएगी कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसको देखने की जरूरत है। मित्रों, जो हायर एजुकेशन
जो स्कूल सिस्टम में जो क्लास 9 के बाद की है, उसमें प्राय आप देखा गया है कि साइंस स्ट्रीम में पूरे टीचर्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के, तभी पढ़ा पाना संभव होता है। यदि एक भी टीचर उसमें कम होता है तो वो स्ट्रीम चल पाना मुश्किल होता है। और ये वास्तविकता है कि जो आपने अभी जो डाटा देखा, हमने आपको बताया कि अधिकांश स्कूलों में टीचर्स की, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की संख्या कम है, तो उसका सिलेक्शन कौन करता है? सरकार करती है, कराती है। तो मित्रों, जब सरकार सिलेक्शन ही नहीं कर पाती है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि शिक्षकों की कमी का अभाव रहता है, और इसलिए जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाते हैं और प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में ले जाते हैं, जहां की बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। और ये भी साथ ही है, अभी हमने कहा कि गवर्नमेंट को आप टैक्स भी देते हैं कि आप अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट तो जो हायर एजुकेशन के संदर्भ में जो स्कूलों के हायर ऊपर के जो शिक्षा है उसमें अध्यापक ही नहीं दे पा रही है। तो समस्या तो कहीं और है। पॉपुलेशन जो पॉलिसी है उसमें समस्या कम है, बल्कि समस्या उसके क्रियान्वयन में है। अब हम लोग लोकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि ये जो नीति है, नई नीति है, वो लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात कर रही है और कह रही है कि क्लास 6 के पश्चात ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। लेकिन वस्तुस्थिति तो यही है कि क्लास 6 के पश्चात यदि आप पढ़ाई इंग्लिश की कराते हैं, तो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराते हैं, तो भी निश्चित रूप से आप जान लें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल देश में रहेंगे, उनका ही प्रभुत्व रहेगा, उन्हीं का विकास होगा, क्योंकि रोजी रोजगार वही उसके माध्यम से ज़्यादा मिलने की संभावना। माध्यम इसलिए कह रहा हूँ कि मीडियम जो ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और आज के दिन जॉब मार्केट में भी जो जितने जॉब्स होते हैं, जो जितने इंटरव्यू होते हैं, सभी इंग्लिश में होते हैं, इसलिए सभी को पता है और इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाएंगे। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यद्यपि लोकल लैंग्वेज की बात कही गई है, लेकिन उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब जो हमने कहा कि यदि आप देखें कि इंटायर चीज़ें कही जा रही हैं कि हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन इससे होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बड़ी बड़ी शब्दावलियों का उपयोग किया गया है, तो बड़ी शब्दावलियों से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। आखिरी बात है कि आखिरी दो परिवर्तन निश्चित रूप से होंगे। एक परिवर्तन तो हमने अभी कहा कि वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, और प्रॉपर ढंग से यदि उसको किया गया तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक प्रभाव होगा। लेकिन एक और चीज़ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है प्री स्कूलिंग की। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, संस्थागत किया, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज वे में उसको प्रेजेंट किया गया है कि प्री स्कूलिंग होगी। अभी तक ऐसा नहीं था, वो संस्थागत नहीं थी, लेकिन अब इसको 3 इयर्स एजुकेशन देना है क्लास 1 के पहले। तो अब एक नए जो फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है, एक नया स्कूलिंग सिस्टम भी आने वाला है। कुछ लोग जो पैसा जो कमाने वाले लोग जो कि लग गए हैं, जो कि एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में हैं, उनके लिए एक और नया रोजगार खुल गया है, एक नए धंधे की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा भी होगा। और सरकार ने अब इसको मस्ट कर दिया है कि आप प्री स्कूलिंग में 3 साल तक बितावें। लेकिन ये 3 साल में बच्चा क्या करेगा? यद्यपि वो वास्तविकता है कि प्री स्कूलिंग के पहले बच्चे को जो छोटा बच्चा है उसको पेरेंटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको उस समय शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार की सोच है कि उसको शिक्षित करने की आवश्यकता है। तो अब ये एक नया बर्डन लोगों के ऊपर आने जा रहा है, एक नया समाज खड़ा होगा, नया एक वर्ग खड़ा होगा जो कि प्री स्कूलिंग के लिए स्कूल चलाएंगे। तो ये सब समस्याएं बरकरार रहेंगी, या ये कह सकते हैं कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी से अनेक समस्याएं ज़्यादा निकलेंगी, समाधान कम होगा। धन्यवाद।